प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम बढ़िया तरीक़ा से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए एक नए अंदाज से, मतलब कुछ अलग। यानी कहते हैं कि अब तो सिलेबस बहुत ही आगे निकल चुका है, लेकिन रिवीजन बाकी है। इसीलिए हम आप सभी के लिए लेकर आए क्वेश्चन बैंक, यानी चैप्टर बाय चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक दिन मतलब एक चैप्टर होगा क्वेश्चन बैंक का। इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव को करने के लिए मत भूलिएगा। प्रिय स्टूडेंट, हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हम चैप्टर बाय चैप्टर लाए हुए हैं और एक बेहतरीन तरीका से हम यहाँ पे लाए हुए हैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को। और यहाँ पे दिखा देते हैं हम सबसे पहले ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा, कौन सा वर्ष पूछा गया है, यह क्वेश्चन कितना ईस्वी में, सारा चीज़ लिखा गया यहाँ पे। जैसे हम ये क्वेश्चन को देखते हैं स्क्रीन पर, जो कि 2018 में पूछा गया है, इसी तरीका का है। ये सारा चीज़ें एकदम सिस्टम ढंग से चलता है, सही ढंग से सही तरीका से चलता है। ये क्लास डेली चलता है। और साथ ही साथ अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे हैं, या तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन, या नहीं तो इस स्क्रीन पर ये नंबर देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप मेरा नंबर, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, सर जी हमको आप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको मात्र 2 मिनट के अंदर ही ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा यहाँ से। और पीडीएफ वहाँ पे डेली ही प्रोवाइड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी हम पढ़ाते हैं सारा का पीडीएफ फ्री में दिया जाता है, नहीं कोई रुपया पैसा एक भी नहीं लगता है। चलिए आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, मेहनत को कभी नहीं छोड़िए, मेहनत को लगातार करिए। ये नहीं हुआ कि आज पढ़े हैं 4-5 घंटा 10 घंटा पढ़ लिए, कल नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं। लगातार पढ़िए डेली। आप सेल्फ स्टडी यदि 4 घंटा ही करते हैं तो 4 घंटा, लेकिन डेली करना आपको अनिवार्य है। चलिए तो आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? आज की क्लास में हिस्ट्री स्टार्ट हुआ और चैप्टर नंबर 1 हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवा दिया हूँ। चैप्टर नंबर 1 का वो सेशन में भी करवाया हूँ, वहाँ पे जहाँ पे मैंने फुल चैप्टर जो पढ़ाया हुआ वहाँ पे भी करवा दिया हूँ एक साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक का ये ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ का है, क्वेश्चन बैंक का ये ऑब्जेक्टिव लिया गया है। 2012 से 2025 तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना तक में पूछा गया, थोड़ा सा लाइन कट गया है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, कोई बात नहीं। इसके लिए लाइन का ही मैं भी ना कंप्लीट कर दूंगा इस क्लास को, लाइन आए या ना आए कोई बात नहीं, लेकिन मैं सारा चीज़ को आपको क्या करूँगा, कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा सा लाइन कट गया है तो इसके लिए कोई बात नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते एक सिस्टम ढंग से इस क्लास को एक बेहतरीन तरीका से। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो आप जानते हैं कि सेडाउन का युद्ध के बाद क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऑप्शन में युद्ध ऐसे लिखा जाता है, युद्ध। अब यहाँ देखिए युद्ध थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे युद्ध है, यह युद्ध क्या हुआ, सेडाउन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। क्या हुआ था, सेडाउन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब यहाँ देखिए सन 1870 में फ्रांस और पर्चा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। कह रहा है कि सन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, सेडाउन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सेडाउन में हुआ था। यानी सन 1870 में फ्रांस और पर्चा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, ये हुआ था 18, ये जो हुआ था मतलब सेडाउन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए दूसरा नंबर को, तीसरा नंबर पर देखिए, कारण यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आप लोग को हम पढ़ाए थे यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। किसको कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पर लिखा है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यंग यूरोप का संस्थापक जो था, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, यानी ये था मेजनी था। कौन था, मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। यहाँ देखिए अगर टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे, मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कारण गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। 2014 में यह क्वेश्चन देखिए, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ईस्वी लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि यह क्वेश्चन सही में पूछा गया या नहीं। यानी यह क्वेश्चन पूछा गया है 2014 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको समझाया था कि गैरीबाल्डी क्या थे, नाविक था। पैसे से क्या था, नाविक था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था, नाविक था। अब यहाँ कर फैक्ट की संधि कब
पर हस्ताक्षर कब हुए थे? कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था कब हस्ताक्षर हुआ था? 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से। चलिए अगला नंबर पर चलते हैं। देखिए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? देखो उल्टा करके क्वेश्चन को पूछ दिया है। पहला क्वेश्चन को पूछा कि फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था, और यहाँ तो 1871 इसमें इसी क्वेश्चन को पूछा 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ये हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर में एक ए को टिक करिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पे कर 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ये हुआ कह रहा कि 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में 1830 के बाद क्रांति जो हुआ उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ये हुआ था गणराज्य का। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किसका हुआ था? गणराज्य का हुआ था। अब कह रहा जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ये जो था जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। क्या किसको टिक करेंगे? बी को टिक करेंगे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। यहाँ देखिए इटली के एकीकरण निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा इटली के एकीकरण निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? देखो इटली का ये तो बिस्मार्क था, तो जर्मनी में था ना। ऑप्शन नंबर तो यही हो जाएगा क्योंकि ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों तो था, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन कह रहा नहीं था? नहीं था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क नहीं था। कह रहा इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन था? कह रहा इटली और जर्मनी के विरोध कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया एक बेहतरीन तरीका से। कह रहा जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी का पूछ रहा है। इटली और का पूछता है दूसरा चीज। यदि जर्मनी का पूछ दे खास करके तो आप बिस्मार्क को लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी को। अब बाद में कि कुछ पूछे तो मेजनी और था, ये तीनों था। कह रहा फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 ईस्वी में। 3 बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखिए 2020 में भी क्वेश्चन, 2021 में, और कई बार इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है। का जारवे ऋण संबंधित था? कह रहा जारवे ऋण संबंधित था, ये कहाँ था? व्यापारियों से था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से। यहाँ भी कह जेनेवा संधि कब हुई? 1800 कह रहा जेनेवा संधि कब हुई? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा संधि 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। कह काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये जो किया था प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। कर वियना सम्मेलन हुआ था 2020 और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का पूछ रहा है ना। देखिए मेजनी था इटली में, काउंट काबूर भी था, विक्टर इमैनुअल था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? 2022, 2023, 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। रक्त और लौह नीति का अवलंबन जो किया था, ये क्या था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था, ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। किसको टिक करिएगा? बी को टिक करिएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कि ये जो हुआ था लौसने सम्मेलन के बाद क्षतिपूर्ति कम कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल जो दार्शनिक था, हेगेल कह रहा है, हेगेल कहाँ का दार्शनिक था? हेगेल जो दार्शनिक था यह था जर्मनी का। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये था मतलब राजतंत्रों की पुनर्स्थापित करना, पुनर्स्थापित करना था राजतंत्रों को। मतलब वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था ये हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। यहाँ देखा जर्मनी मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरीज था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा यहाँ देखा
राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? कहाँ स्थित था? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो था यानी कहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो था मतलब जर्मनी में था। कहाँ था? जर्मनी में था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कोथुत का संबंध किस देश था? कोथुत का संबंध जो था ये था पोलैंड से था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 2024 में ये क्वेश्चन प्रथम पूछ रहा है। जेनेवा संधि 1854 ईस्वी में, लेकिन प्रथम का बात कहा था 1864 मारिएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण व्यू से। इटली का एकीकरण का कब पूर्ण? इटली का एकीकरण कब संपूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देगा। बहुत शानदार। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप जो शासक था, लुई फिलिप देखिए नामों है लुई फिलिप, फिलिप मतलब फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा। लुई फिलिप कहाँ का शासक? और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का था। निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्रों के कूट में शामिल नहीं था? ये जो था देखिए जर्मनी कहाँ है? जर्मनी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन था। ब्रोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ये जो था तुर्की का अधीन था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? 1871 में कहाँ का बना था? मतलब इटली का बना था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वें को फांसी जो दिया गया था 1748 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। पोर्ट्सडम की घोषणा के बाद किसने जापान किया था ऐसा काम? ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल को बनाया गया। सार्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुअल को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक जो था, इटली का बात कर रहा है, मेजनी काबूर भी था, ये गरीबाल्डी। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए। ये तीनों आदमी मिलकर इटली का